दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो ईरान और यूएसए की इस वॉर के बीच में लोग रशिया और यूक्रेन वॉर, जो मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी वॉर है आज तक की, मॉडर्न टाइम की, उसको भूल गए। और मैं मानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में उस वॉर में ऐसी चेंजेस हुई हैं जिसको देखकर अच्छे अच्छे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आज सदमे में हैं। तो वो क्या चेंजेस इस वॉर में हुई है, आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। आज की लाइव में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे रशिया हैज़ बिकम सो वल्नरेबल अबाउट दिस वॉर दैट उसने अपना जो ट्रेंड था, ऑफेंसिव ट्रेंड था, वो चेंज करके आज वो डिफेंसिव मोड पर है। वो क्यों है, मैं वो आज आपसे डिस्कस करूंगा। सेकेंडली, यूक्रेन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से रशिया को ऐसा ट्रेंड अपनाना पड़ा, वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। थर्डली, मैं आपसे आज ये डिस्कस करूंगा कि आफ्टर 4 years हाउ इज यूक्रेन इज एबल टू पुल सच थिंग्स इन दिस वॉर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी में मैं ये बताऊंगा कि एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन सब को लेकर, इस वॉर को लेकर क्या सोचती है, क्या हमारा एनालिसिस है कि ये कब खत्म होगी, जारी रहेगी, रुकेगी, क्या होगा। सारा कुछ आज की लाइव में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अपनी स्लाइड से जो मैंने प्रिपेयर करवाई है। बट उससे पहले आपको एक चीज बताना जरूरी है कि इस वॉर में आज जब हम पुतिन को देखते हैं तो पुतिन जितना वल्नरेबल इस वॉर में पिछले कुछ दिनों से हुआ है, पिछले 4 सालों में मैंने आज तक नहीं देखा। एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं सबको ही बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, सबको पढ़ता हूँ क्या है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो उस रिएक्शन में मैं ये मानता हूं कि पुतिन जो आज कल रिएक्ट कर रहा है, वैसा मैंने उसको कभी इससे पहले नहीं देखा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पुतिन इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, चाहे आप एज अ कंट्री वाइज बोले, चाहे मेंटली एज अ स्ट्रांग, बिकॉज केजीबी का वो आपको पता है कि एक्स एजेंट रहा है। सो ही इज अ वेरी स्ट्रांग लीडर, मतलब किसी सेंस में भी बात करो, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली है। तो देखो, यूक्रेन उसकी नाक में दम करने वाला बंदा, उससे कोई थ्रेट मुझे नहीं लगता पुतिन फील कर रहा है। बट जितनी नाक में दम पीछे कुछ दिनों से यूक्रेन ने कर दिया है ना, वो आज से पहले नहीं हुआ था। क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं वो आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। अपनी पहली स्लाइड में अगर मैं आऊं तो ये स्लाइड बताता है कि पुतिन एडमिट्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग यूक्रेन। वो आप मतलब उन्होंने पहले भी ऐसा नहीं है कि उसने कभी एडमिट नहीं करा दैट यूक्रेन इज अटैकिंग रशिया, बट अब यह है कि प्रॉब्लम्स के नाम से पहली बार उन्होंने इसको डिनोट करा है। ये कहता है कि रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज एक्नॉलेज्ड दैट रशिया इज फेसिंग प्रॉब्लम्स एज यूक्रेन इंटेंसिफाइज इट्स लॉन्ग रेंज अटैक डीप इनसाइड रशिया व्हाइल इंसिस्टिंग दैट मॉस्को विल सिक्योर इट्स बॉर्डर एंड ओवरकम द ग्रोइंग चैलेंजेस। अब पुतिन कह रहा है कि ऑल्दो उसने डीप इनसाइड अटैक करना शुरू कर दिया रशिया के अंदर, लेकिन फिर भी वी विल overcome these challenges. Speaking at the president at the United Russia Party Congress on Sunday, Putin admitted that mounting pressure created by Ukraine strikes on Russian infrastructure and energy facilities, but sought to reassure that the public that the Kremlin remained in control. कह रहा क्रेमलिन मतलब जो कैपिटल है वो कंट्रोल में है, दिक्कत नहीं आने देंगे, जो हमारा मोटिव था वॉर को लेकर उसको हम अचीव करके रहेंगे। Yes, we see problem, we are aware of them and we are responding to them, but we will certainly ensure the security of both the countries and the citizen of the country of Russia, as well as inviolability of Russian borders. ये कह रहा है कि हम अपने सिटीजन्स की रक्षा पूरी करने में समर्थ हैं, प्लस जितना भी रशिया का बॉर्डर है उसको भी हम पूरी तरीके से सिक्योर करके रखेंगे, उसको भी हम वायलेट नहीं होने देंगे, ना किसी को करने देंगे। We will undoubtedly overcome all the challenges facing us today, including terrorist attacks on our territory and infrastructure facilities. His remarks came as Ukraine continue one of its most sustained campaigns of long-range drone attacks since the war began more than 4 years ago. आज तक का ये कह रहा है कि 4 साल में सबसे ज्यादा घातक हमले यूक्रेन अब कर रहा है। अब ये तो स्टेटमेंट हो गई कि चलो पुतिन सेड कि हाँ दिक्कत है, वो फेस कर रहे हैं इस दिक्कत को, लेकिन ये दिक्कत नजर एग्जैक्टली किसको आ रही है वो मैं आपको इस खबर में बताता हूं। अगर आप इस खबर में आते हैं तो यहां पर वो साफ दिखता है कि फ्यूल क्रंच इन रशिया, पुतिन एडमिट्स सर्टेन शॉर्टेज एज यूक्रेन ड्रोन अटैक्स
barter Russia's energy infrastructure. Russian President Vladimir Putin on Sunday said that and acknowledged that sustained Ukraine drone attacks on Russian energy infrastructure have caused fuel shortages in several regions, while insisting that disruptions are manageable and going to continue Moscow's military campaign. अब वो मान तो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हुआ है, प्लस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जगहों पर, बट हम इतना है कि मैनेज कर लेंगे और अपना मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेंगे। अब ये फ्यूल का जो क्राइसिस आया है, देखो हमारे लिए तो ये अवसर की तरह निकल के आया। क्यों, मैं आपको बताता हूं कि कैस्पियन न्यूज कह रही है कि फ्यूल क्राइसिस फोर्सेस रशिया टू सीक गैसोलिन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। Russia is preparing to import gasoline from India as the country faces its worst fuel shortage in years, driven by repeated Ukrainian attacks. अब हो क्या रहा है इसमें? बेसिकली क्या है कि बेसिकली होता क्या है, रशिया एंड इंडिया। अब आप इतने दिन से खबर देखते होंगे कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा, मिडिल ईस्ट से तेल नहीं आ रहा, इंडिया ने इस दाम पे तेल खरीदा। ऑपोजिशन भी हमारा शोर मचाता है कि इंडिया रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, क्यों खरीदना बंद कर दिया है अमेरिका के कहने से। तो ये वगैरह वगैरह आप लोग सुनते होंगे। अब इस बात को लेकर आप ये सोच रहे होंगे कि यार इंडिया खुद रशिया से तेल खरीद रहा है, तो जितनी भी दिक्कत आ गई हो, ऐसी भी कौन सी दिक्कत आ गई कि रशिया को वापस इंडिया से खरीदना पड़ रहा है। मैं आपको समझाता हूं। रशिया जो है इंडिया को क्रूड ऑयल देता है, क्रूड ऑयल रशिया को इंडिया देता है, सॉरी रशिया इंडिया को देता है क्रूड ऑयल, भरमार देता है, अच्छे से देता है और मार्केट से डिस्काउंटेड रेट पे देता है। आफ्टर दिस 4 ईयर जो वॉर हुई है रशिया यूक्रेन की, उसके बाद से इंडिया को खूब उसने क्रूड ऑयल बेचा है। इंडिया के पास रिफाइनरीज हैं और इंडिया रिफाइनरीज को यूज करके इस क्रूड ऑयल को रिफाइन कर कंट्री में, खुद की कंट्री में यूज करता है, प्लस एक्सपोर्ट भी करता है। इस तेल को रिफाइन कर इंडिया अपनी कंट्री, खुद की कंट्री में डोमेस्टिक यूज भी लेता है, प्लस एक्सपोर्ट भी करता है काफी जगहों पर। इवन आप मान के चलिए स्टार्टिंग ऑफ द वॉर, जब स्टार्टिंग ईयर्स से वॉर के, उसमें ईयू कंट्रीज को एक्सपोर्ट करा था उसने। ईयू कंट्रीज ने रशिया से तेल खरीदने का मना कर दिया, हम तेल नहीं खरीदेंगे रशिया से। तो इंडिया ने इस अवसर को कैसे अपनाया, रशिया से सस्ता तेल खरीदा, रिफाइन करा और महंगा ईयू को बेच दिया और बीच में प्रॉफिट खा लिया। यह बात भी बीच में उठी थी। अब मुद्दे की बात में आते हैं हम कि रशिया अभी भी क्रूड ऑयल इंडिया को दे रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो डिपोज हैं और जहां से क्रूड ऑयल निकलता है, अभी यूक्रेन ने वहां पर अटैक्स नहीं करे हैं। यूक्रेन ने अटैक्स कहां करे हैं? रिफाइनरीज पर, गैसोलीन के डिपोज पर। गैसोलीन में दोनों चीजें, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या अन्य जो भी आप रिफाइन करके चीजें निकालते हो क्रूड ऑयल से, वो सारी चीजें उनके डिपोज पर और उनकी रिफाइनरी पर अटैक करना शुरू करा है अभी यूक्रेन ने। तो उस अटैक की वजह से इस गैसोलीन की और पेट्रोल डीजल इन सब की किल्लत हो गई है कंट्री के अंदर। तो इस किल्लत की वजह से रशिया इंडिया से अब रिफाइंड ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल इन सबको इंपोर्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है। इसने कोई प्लान भी निकाला है और उस बजट के तहत इंडिया से वो अब इस चीज को इंपोर्ट कर रहा है। अब मुद्दे की बात ये बताने की है कि स्थिति इस टाइम रशिया के अंदर ये हो गई है कि द वन हु वाज द एग्रेसर हु स्टार्टेड दिस वॉर, बेसिकली रशिया इज द वन हु स्टार्टेड टू इन्वेड यूक्रेन, सो ही इज द एग्रेसर ना। तो एग्रेसर आज उस स्थिति पर आ गया है कि जो कंट्री उत्पाद करके देती है उसी चीज को आज इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों है? अगली स्लाइड हमारी इसी चीज पर है। अब ये स्थिति आई किस वजह से है कि रशिया ने अपना रुख बदल लिया और एग्रेसर से वो अब एक डिफेंडर बनने की कोशिश कर रहा है। वाई रशिया इज नाउ इन अ डिफेंसिव मोड? द पॉइंट इज दैट यूक्रेन्स ज़ेलेंस्की सेज ही अप्रूव्ड अ 40-day कैंपेन टू इन्फ्लुएंस रशिया टू एंड द वॉर। अब ज़ेलेंस्की ने 3 से 4 दिन पहले, लगभग 24 जून के आसपास, आज हम मेरे ख्याल से 28 या 29 जून में बैठे हैं, तो 24 जून के आसपास ज़ेलेंस्की ने एक 40 दिन का कैंपेन शुरू करा जिससे वो रशिया को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो इस वॉर को एंड कर दे। ये कह रहा है कि यूक्रेन सस्टेन्ड एंड सोफिस्टिकेटेड ड्रोन वॉरफेयर हैज नॉक्ड आउट refineries, titled the battlefield balance, and brought the war home to some Russians for the first time in 4 years of fighting. Why this matters? With Ukraine confidence running high, with Russia struggling to provide fuel to its cities
and supplies to its troops. President Volodymyr Zelensky says he is launching a 40-day influence period of operation to force Moscow to sign a peace deal. Exactly क्यों? क्योंकि जेलेंस्की काफी बार रिक्वेस्ट कर चुका है कि पुतिन से कि आप आइए, हम आमने सामने बैठ के इस वॉर को खत्म करते हैं. बट द पॉइंट इज दैट पुतिन इज नॉट विलिंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन. ही सेइंग कि अगर आपको बैठना है, मतलब पुतिन कह रहा है कि जेलेंस्की को कि तेरे को बैठना है तो तू आजा मॉस्को और बैठ जा. रिपीटेडली जेलेंस्की ने एक ही बात बोली है कि भाई आपको नहीं बैठना, आपको इधर यूक्रेन में नहीं आना, आप मत आइए. हम कोई ऐसी न्यूट्रल जगह पर बैठ जाते हैं, कोई ऐसी जगह चूज कर लेते हैं, चाहे आप यूरोप ले लो. इवन ही सेड कि आप अलास्का में आ जाओ, बिकॉज अलास्का में यूएसए का भी कंट्रोल रहता है. वैसे रशिया मानता है कि अलास्का उसका, यूएसए मानता है अलास्का उसका है. वो एक ऐसी पोजीशन है. बट वो उसने ये भी कहा था कि हम अलास्का में बैठ के इसको कर लेते हैं, लेकिन इस वॉर को खत्म करने की ओर बढ़िए. जब से ईरान के साथ यूएसए का एमओयू साइन हुआ है तो वो फर्जीवाड़ा ही, लेकिन जो हुआ है उसके बाद से जेलेंस्की और ज्यादा हो चुका है कि यार जब उनकी वॉर खत्म हो सकती है तो मेरी वॉर क्यों नहीं खत्म हो रही. और इस वजह से वो बार बार पुतिन से रिक्वेस्ट करता रहा कि हम आमने सामने बैठ जाते हैं. बट पुतिन इज आपको पता है ये एडमेंट है कि मैं नहीं बैठूंगा कहीं पर भी. आपको आना है आप इधर मॉस्को आ जाइए, हम मॉस्को में बैठ के बात कर लेते हैं. मॉस्को जाने के लिए आपको पता है वो जेलेंस्की कभी मानेगा नहीं. तो इस वजह से सारी चीजें अटकी पड़ी है. तभी वो अब इसने ये 40 दिन का एक प्रोग्राम ऑपरेशन शुरू करने का है, जिसको उसने नाम दिया इन्फ्लुएंस करूंगा मैं, और इन्फ्लुएंस रशिया 40 डेज कैंपेन टू इन्फ्लुएंस रशिया टू एंड दिस वॉर. अब एग्जैक्टली क्या है कि ड्राइविंग द न्यूज आर आफ्टर जेलेंस्की अनाउंस ऑन थर्सडे केम वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रोन अटैक ऑफ द वॉर टारगेटिंग 12 रीजन्स रशिया एज वेल एज ऑक्यूपाइड क्रीमिया. ये क्रीमिया का क्या है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा. रशिया अथॉरिटी सेड दैट at least 660 Ukrainian drones were intercepted. Explosions were reported at a chemical plant. That came a week after a massive explosion at Moscow largest refinery, which filled sky with black smoke. President reportedly took shelter in basement and emerged to black rain in parts of the city. The refinery likely to remain offline until 2027. उसने उस रिफाइनरी पे इतनी जोर से मारा कि काले बादल छा गए. वहां के जो आसपास के लोग थे उनको बेसमेंट में जाके रहना पड़ गया. सेकेंडली सबसे बड़ी बात, अब वो रिफाइनरी 2027 तक ऑनलाइन नहीं हो सकती, मतलब चालू नहीं हो सकती. वहां पर काम ही बंद हो गया. 1-1.5 साल के लिए वहां पर काम ऑलमोस्ट उसने बंद कर दिया है. एटलीस्ट 3 more Russian refineries were hit this week among other targets. Zelensky announced a 40-day operation, suggested that there is much more to come. अब रीजन क्या है वो देखिए आप. If Ukraine burns, so do Moscow. अगर यूक्रेन जल रहा है तो मॉस्को भी जलेगा. जेलेंस्की ने कहा देयर आर मेनी डिफिकल्टीज फॉर रशिया ऑल बिकॉज पुतिन रिफ्यूजेस टू एंड दिस वॉर एंड टू हियर आवर प्रपोजल फॉर मीटिंग जेन्युइन नेगोशिएशंस एंड अ डिग्निफाइड पीस, ही सेड अर्लियर दिस वीक. अब वो कह रहा है कि पुतिन मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा. हम जेन्युइन नेगोशिएशंस करने को तैयार है, जगह भी आपके हिसाब से तैयार करने को तैयार है, न्यूट्रल जगह हम प्रपोज करेंगे, वहां बैठ के मीटिंग करते हैं. बट पुतिन सेड नो, आई विल नॉट सिट. इफ यू वांट यू कैन कम टू मॉस्को. Putin for this part insists Russia is ready to negotiate peace on its term. He acknowledged earlier this month that Ukraine drone strike were causing some damage but said they would fail to divide the society. कह रहा है कि हाँ डैमेज हो रहा है लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारे लोग जो हैं उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा पुतिन कह रहा है. Strike against civilian infrastructure. What are they aimed at? To destabilize society, to create a sense of uncertainty about the actions of Russian armed forces. Putin said. कह रहा है कि आप ये जो अटैक कर रहे हो, सॉरी आपको लगता है ये नजर नहीं आया होगा, मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ. हाँ, तो वो ये कह रहा है कि आप ये जो अटैक्स कर रहे हो, ये आप फिर से पढ़ लीजिए. इफ यूक्रेन बर्न सो डू मॉस्को विल बर्न, जेलेंस्की ने कहा था. और ये कह रहा है कि देयर आर डिफिकल्टीज फॉर रशिया बिकॉज पुतिन रिफ्यूजेस टू एंड दिस वॉर टू हियर आवर प्रपोजल फॉर मीटिंग जेन्युइन नेगोशिएशन एंड डिग्निफाइड पीस, सेड अर्लियर दिस वीक. अब पुतिन यही कह रहा है कि रशिया इज रेडी टू नेगोशिएट बट ऑन हिज टर्म्स, मतलब रशिया जो टर्म्स देगा उसी पे करेगा. और वो ये कह रहा है कि आप जो ये सोच रहे हो कि आप ये ड्रोन मारने से हमारी सोसाइटी, हमारे लोगों को डिवाइड कर दोगे. डिवाइड का मतलब कि कुछ लोग प्रो रशिया रहेंगे और कुछ लोग प्रो यूक्रेन हो जाएंगे, कि आपको अब ये वॉर बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब नुकसान रशिया का होने लग गया है. तो पुतिन कह रहा है कि आप हमारी सोसाइटी को डिवाइड नहीं कर सकते हो. अब सबसे बड़ी बात है कि जो 40 दिन का इसने ये जो प्रोग्राम शुरू करा है, ऑपरेशन शुरू करा है, इसमें ये क्या करने की कोशिश कर रहा है वो मैं आपको. अब जो जेलेंस्की ने ये बोला था कि मैं 40 दिन का ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं ना, इसमें जेलेंस्की बेसिकली पता क्या करने लगा है. 3-4 चीजें हैं जो इस 40 दिन के ऑपरेशन में उसने फोकस करा है. सबसे पहले अगर मैं मिसाइल्स की बात करूं, इसने 2 तरीके के इसने प्रोग्राम सेट करवाए हैं अपने जो डिफेंस, मतलब ये हाईली आप ये कह ले कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो नहीं है तो ओपन सोर्स में, लेकिन इतनी ओपनली अवेलेबल नहीं है. वहां से मैंने देख कर बताया. फर्स्ट, ये
लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज करने की सोच रहा है और मिड रेंज। लॉन्ग रेंज 700 किलोमीटर प्लस, ये मिसाइल्स नहीं है, ड्रोन्स भी है इसमें, कुछ मिसाइल्स है कुछ ड्रोन्स है, मतलब दोनों को मिक्स करके ये यूज कर रहा है, ज्यादातर ये ड्रोन्स को यूज कर रहा है। मिड रेंज में आ जाता है 200 से 20 से 200 किलोमीटर तक। मिड रेंज से वो 20 से 200 किलोमीटर कवर करेगा जो वो ड्रोन या मिसाइल्स फेंकेगा, और लॉन्ग रेंज से वो 700 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर करेगा। इस रेंज के बीच में जितनी भी चीजें रशिया के अंदर फॉल कर रही हैं उसको वो अटैक करके करना चाहता है कि रशिया मान जाए। अब मैं आपको बताता हूं, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज में तो आपको पता ही है दूर करार की जगहें आ जाएंगी रशिया की, यूक्रेन से लेकर टूवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ रशिया, मतलब दूसरी तरफ जो रशिया के साथ जो लग रहा है यूक्रेन का, और दूसरी पार्ट जो अलास्का की साइड में चला जाता है, मतलब उस तरफ। ठीक है, तो अब मिड रेंज में बात करूंगा तो मिड रेंज में जो है ना, इसमें एक तो मॉस्को के आसपास का रीजन आ जाता है मिड रेंज में, क्योंकि मॉस्को स्टार्टिंग में ही आ जाता है, यूक्रेन के जस्ट साथ में ऊपर ही मॉस्को, मतलब थोड़ा सा बीच में, बीच से थोड़ा इधर ही है, तो मिड रेंज में आपका मॉस्को आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मॉस्को में तो पुतिन खुद रहता है, प्लस कैपिटल भी है, तो मॉस्को पे अटैक करना इतना आसान नहीं रहेगा, वहां पर काफी डिफेंसिव चीजें लगी होंगी, ये चीज आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन ये मिड रेंज से ना क्रीमिया, इस क्रीमिया को ये फोकस करके चल रहा है। अब इस क्रीमिया को क्यों फोकस करके चल रहा है, इसका तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री थोड़ी बता देता हूं। 2014 में क्रीमिया में, आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि 1991 में जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था 15 कंट्रीज के अंदर, तो उस टाइम पर रशिया, यूक्रेन और ये सारी चीजें डिवाइड हो गए थे, सारी कंट्रीज। क्रीमिया यूक्रेन के हिस्से में चला गया था, क्योंकि 1954 में रशिया ने, जब यूएसएसआर एक साथ था, तब रशिया ने यूक्रेन के हिस्से में क्रीमिया को डाल दिया था, उनका एक पैक्ट साइन हुआ था। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटा, तब क्रीमिया वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन। ठीक है जी। अब 2014 में क्या होता है, पुतिन तब और वहां पर प्रेसिडेंट ही था, पुतिन ने 2014 में क्रीमिया के अंदर एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट था जो रहता था, उसको यूक्रेनियंस ने भगा दिया, हरा दिया, जो भी आप समझो। इसकी वजह से रशिया के अंदर एक गुस्सा आ गया कि भाई क्यों आपने, वो ठीक है हमारे पास इन्फ्लुएंस्ड है, हमारा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है। पुतिन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि भाई तुम लोगों ने सिर्फ उसको इसलिए हटा दिया या भगा दिया क्योंकि वो प्रो रशियन है। इस चीज की वजह से पुतिन ने अपने जितने भी डिफेंस के मिनिस्टर से उनको साथ बैठकर ये कहा कि अब हमको क्रीमिया की तरफ कूच कर देना चाहिए और उसको कैप्चर कर देना चाहिए। जब ये बात यूक्रेन को पता लगी, तब के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये साफ कहा कि वी डोंट वांट अ वॉर, वी डोंट वांट अ वॉर। तो उस पुतिन ने उस टाइम इतना ज्यादा डिप्लोमेटिकली प्रेशर क्रिएट करा यूक्रेन के अंदर कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना पड़ गया विदाउट, मतलब छोट मोट तो वायलेंस हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वायलेंस नहीं हुआ, बट उस तरीके का वायलेंस नहीं हुआ कि आप ये बोलोगे कि ब्लड शेड हो गया। और जैसे अभी जो ये 4 साल का वॉर है, ये इसका तो 1% भी कुछ नहीं हुआ था 2014 में जब क्रीमिया इन्होंने लिया था, 1% भी वायलेंस नहीं हुआ था इसके बराबर। तो उसको कहते हैं कि विदाउट ब्लड उन्होंने क्रीमिया हमारे हाथ में दे दिया। रशिया यही कहता है कि यूक्रेन ने बिना खून खराबे के, बिना एक बुलेट चलाए क्रीमिया हमको दे दिया। तो 2014 में क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा बन गया। अब आप इसको इन्वेजन कह लो, डिप्लोमेटिक प्रेशर कह लो, जो मर्जी कह लो आप, लेकिन अब क्रीमिया रशिया का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब हो क्या रहा है, इस बार ये कुछ हफ्ता 10 दिन से या 15 दिन लगा लो आप, ज़ेलेंस्की क्रीमिया के आसपास के एरिया में काफी ज्यादा टेक्टिकल एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया के लिए। मैं आपको मैप में समझाता हूं जो मैंने एआई से बनवाया है, उस मैप को देखिए, आपको काफी चीजें वहां पर क्लियर होने लग जाएंगी। ये देखिए, रशिया के पास क्रीमिया में जाने के लिए केवल 2 ही रास्ते निकल के आते हैं। एक तो ये डोनेट्स्क के रीजन से, यहां से सबसे पहला रीजन तो यही है जो कि यूक्रेन के अंदर से ही होता हुआ आता है, और दूसरा रीजन यहां से आ जाता है कर्च ब्रिज से, एक बहुत पतला सा नैरो सा ब्रिज है, इसमें बीच में नदी भी आती है, उसके थ्रू ही यहां पर आप सामान पहुंचा सकते हो। जो भी आपको सामान वामान पहुंचाना है
क्योंकि वो अब क्रीमिया रशिया के अंडर आ गया है, तो ऑब्वियसली क्रीमिया के अंदर सामान भी तो रशिया ही पहुंचाएगा। यूक्रेन क्या कर रहा है कि यहां पर अटैक कर रहा है, यहां इस तरफ। वो कहता है कि यहां से जितना भी क्रीमिया के अंदर आने का रास्ता है ना, इसको डिस्टर्ब करो, अच्छे से डिस्टर्ब करो, इतना बढ़िया तरीके से डिस्टर्ब करो कि रशिया इस रूट से, डोनेट्स्क के रूट से क्रीमिया के अंदर सामान ना पहुंचा पाए, और उसको ना चाहते हुए भी एक कर्च ब्रिज की तरफ ही अपना जो भी सामान सामग्री है वहीं से लाने की उसको मजबूरी उसकी हो जाए। लेकिन ये ब्रिज इतना ज्यादा सेंसिटिव एरिया है कि अकेला इस ब्रिज पे रशिया डिपेंड नहीं हो सकता क्रीमिया के लिए। तो एक ये पॉलिसी इस 40 दिन के तहत, आप मान लो जेलेंस्की ने इस 40 दिन के तहत एक ये पॉलिसी बना दी है कि हमको क्रीमिया पे प्रेशर बनाए रखना है रशिया के लिए। वो क्रीमिया को, ये नहीं है कि लड़ाई कर कर क्रीमिया को वापस ले लेगा ना, उस चीज पे वो पढ़ ही नहीं रहा है। वो पढ़ इस चीज में रहा है, वो करना ये चाह रहा है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना दे रशिया के लिए सामान पहुंचाना क्रीमिया के अंदर कि ना चाहते हुए भी रशिया को क्रीमिया छोड़ना पड़ जाए। ये वही डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना चाहता है जो रशिया ने अप्लाई किया था 2014 में। वो वही चीज कर रहा है। वो क्रीमिया के लिए वॉर नहीं कर रहा है, लेकिन क्रीमिया का चलाना रशिया के लिए दिन प्रतिदिन महंगा करता जा रहा है। उसकी ये मेंटालिटी लेकर वो इस टाइम वॉर पे उतरा हुआ है। अब आपको ये क्रीमिया वाला सीन समझ में आ गया, तो मैं आगे चलकर आपको ये बताता हूं कि एग्जैक्टली हाउ इज यूक्रेन एबल टू पुल सच थिंग्स इन दिस वॉर। मतलब ऐसे कैसे कर पा रहा है 4 साल के बाद, जब एक जिसको हम कमजोर कंट्री मान के चल रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूक्रेन इस टाइम कमजोर है, हम मान के चल रहे थे। जिस कंट्री को हम कमजोर मान के चल रहे थे, वो एक, देखो मान के चलो एक मिलिट्री सुपर पावर तो रशिया है ही है। तो एक मिलिट्री सुपर पावर को इस तरीके से नाक में दम करने के लिए कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, मैं आज आपको वो बताऊंगा इसके बाद। देखो हाउ इज यूक्रेन एबल टू पुल, इसके लिए ना एक ही मुहावरा मैं बोलूंगा यार, कि आपदा ही अवसर की जननी है। यूक्रेन पे आपदा आई, उसने अपने आप अवसर ढूंढना शुरू कर दिए। अब जब उसने ये अवसर ढूंढना शुरू किए, तो सबसे बड़ा अवसर जो निकल के आया ना, मैं सिर्फ ड्रोन ही लिखूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखूंगा, मैं और कुछ नहीं लिखूंगा, मैं केवल ड्रोन लिखूंगा। मैंने केवल ड्रोन क्यों लिखा? क्योंकि इस ड्रोन वर्ड के आसपास ना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है यूक्रेन ने। ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी हाई स्केल में, ड्रोन की इंटेलिजेंस देना शुरू कर दिया, वो भी बहुत बढ़िया स्केल में। ड्रोन के आप मान लो काउंटर निकालने ड्रोन के शुरू कर दिए बहुत बड़े स्केल में। मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा कर दी कि जहां पर पहले 5 से 7 कंपनीज हुआ करती थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर, आज यूक्रेन के अंदर 500 कंपनियों के आसपास ड्रोन्स बना रही हैं। जहां इंटेलिजेंस के नाम पर धेले भर का कुछ यूक्रेन में नहीं होता था, आज आप मान के चलो इस ब्रीफ वॉर, जो भी ईरान यूएसए की ब्रीफ वॉर जो हुई थी, उसमें 200 से ज्यादा 200 प्लस पर्सनल्स यूक्रेन ने गल्फ कंट्रीज के यहां पर भेजे थे। इस खुद भी वॉर के अंदर एंगेज्ड है। आप ये सोच के चलिए कि यूक्रेन खुद वॉर के अंदर एंगेज्ड है, उसके बाद भी 200 बंदे उसने मिडिल ईस्ट में भेजे थे। मतलब आप ये मानिए कि कितने सारे उसने बंदे इक्विप्ड कर दिए हैं ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को लेकर। तो वो ड्रोन्स की इंटेंशन। अब काउंटर की बात करें तो जब यूक्रेन इन गल्फ कंट्रीज के पास गया, उसने पता क्या बोला था? उसने ये बोला था कि देखिए सॉरी, ईरान वही ड्रोन यूज कर रहा है, शाही ड्रोन्स जो रशिया यूज करता था मेरे को मारने के लिए। ऐसा यूक्रेन जेलेंस्की ने जाकर प्रेजेंट करा कि आज रशिया, ईरान वही ड्रोन्स मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को मार रहा है जो ड्रोन्स रशिया मुझे मारा करता था। मैं 4 साल से उन ड्रोनों को खा रहा हूं, उनको झेल रहा हूं, उनको कैसे काउंटर करना है, उनको कैसे बर्बाद करना है और उनके अगेंस्ट क्या अप्लाई करना है, इस सब में मैंने मास्टरी कर ली है। तो आप ये चीज मेरे से सीखिए और ये नॉलेज मैं आपको देने को तैयार हूं। क्या पैसे वैसे की बात हुई उसके लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन हां ये जाकर उसने बोला। तो काउंटर टेक्नोलॉजी यूक्रेन ने इस ड्रोन के इंडस्ट्री में लेकर बहुत तगड़ा बनाने शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ा रीजन है दैट हाउ इज यूक्रेन एबल टू पुल ऑल ऑफ दिस आज 4 साल के बाद भी। ये ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी और ड्रोन का जो इकोसिस्टम इसने पूरा बना दिया है, वो बहुत बेहतरीन कर दिया है। अब ये जो ड्रोन की वजह से
एक्सपोर्ट शुरू हो गए हैं, ये मैं ऑलरेडी यहां पर आपको बता चुका हूं। एक्सपोर्ट शुरू हो गए हैं तो बिजनेस प्लस बिजनेस से अलावा जिनको ये एक्सपोर्ट कर रहा है उनका सपोर्ट। सपोर्ट बहुत चीजों में हो सकता है। आप केवल मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। जब ड्रोन्स बेचेगा, लोगों को भेजेगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो बंदा देगा ही देगा। प्लस मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अगर आप यूक्रेन को मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो रशिया के अगेंस्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है यूक्रेन को इस चीज को लेकर। सेकेंड, अगर मैं ये बात करूं, आज उसकी ड्रोन का इकोसिस्टम, ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग रशिया के ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को पीछे छोड़ चुका है। पर कैपिटा मतलब जितने लोग यूक्रेन में हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आज रशिया से ज्यादा है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान से समझिए, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा कितने ड्रोन वो बना रहा है, लेकिन पर कैपिटा जितना ड्रोन रशिया बना रहा है उससे ज्यादा ड्रोन आज यूक्रेन बना रहा है। तो आपदा में अवसर का तो यूक्रेन ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमको आज सिखा दिया है कि अगर आप पे कोई परेशानी आती है तो भाई पूरी कंट्री मिलकर, और इस चीज के लिए मैं यूक्रेनियंस के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया काम करा है आप लोगों ने, सच में बहुत बढ़िया काम करा है। मैं किसकी साइड हूं किसकी साइड नहीं हूं, दैट इज समथिंग, हमको उस चीज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यूक्रेन ने इस चीज को लेकर बहुत जबरदस्त काम करा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी यूक्रेन ने बहुत जबरदस्त कर दी है। अब इसमें सबसे बड़ी एक चीज और भी बहुत कर दी है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर। वही जो ईरान ने यूज किया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। $2500 का ड्रोन है, वो मार रहा है $1 मिलियन की काउंटर मिसाइल रशिया चला रहा है। एसिमेट्रिक मतलब रशिया की कॉस्टिंग बढ़ाने की पूरी प्रयास क्या है, कर ही रहा है वो। तो रशिया की इस वॉर की कॉस्टिंग फिर से उसने बढ़ानी शुरू कर दी है और वो कहीं ना कहीं उसको दिख ही रही है। दूसरी चीज, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन अटैक कर रहा है रशिया के, वो बहुत ही क्रिटिकल है। मैंने आपको पिछली साइड में ही बताया, गैसोलीन के डिपोज पे मार रहा है, उनकी रिफाइनरीज पे मार रहा है। भाई अगर तुम जहां से फंडिंग रशिया को आ रही है उस पर अटैक कर दोगे तो रशिया तो यार तिलमिला ही जाएगा ना। जब बड़ी कंट्री की कॉस्टिंग बढ़ती है तो वो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री के लिए एक फायदेमंद की चीज हो ही जाती है। जब उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो मुझे फायदा होगा ना, जल्दी वॉर बंद करेगा। सबसे तीसरा रीजन तो आपको पता ही है कि वेस्ट का सपोर्ट। इसमें तो मैं क्या ही हूं, कितनी बार मैं बोल चुका हूं, वेस्टर्न कंट्री, ईयू कंट्रीज कर रही है, यूएसए सपोर्ट कर रही है, ये तो ये छुपी नहीं है ये कोई चीज। इसमें क्या है तो सबको पता है कि ईयू और यूएसए उसको बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रही है। चौथी चीज, वेस्ट का सपोर्ट तो मिल रहा है उसको, लेकिन सबसे बड़ी बात, चाइना की डिपेंडेंसी खत्म हो गई। क्या था, जब इसने ड्रोन्स बनाना शुरू करे थे, आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा चाइना में ही होती है। ड्रोन्स की क्या, हर किसी के पार्ट की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं बताना। तो स्टार्टिंग में तो इसने ड्रोन्स के जितने भी पार्ट्स आते थे 90% के आसपास पार्ट्स वो चाइना से लेता था। अब आपको पता ही है चाइना रशिया का दोस्त है। दोस्त क्या है, उसने तो, चाइना ने तो रशिया को सपोर्ट कर ही रहा है इस वॉर को लेकर। वो कह रहा है तू वॉर लड़ता रहे भाई, तू वॉर लड़ता रहेगा, मेरे लिए फायदा होगा। तो चाइना रशिया को सपोर्ट करता है, तो उसने कहीं ना कहीं यूक्रेन की चूड़ी कसना शुरू कर दी थी चाइना की। इसमें भी इसने आपदा में अवसर ढूंढ लिया जब उसने कहा कि भाई मेरे को चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा। आज वो 90% से 25 से 30% के आसपास इंपोर्ट रह गया केवल ड्रोन्स के पार्ट्स का। बाकी का जितना भी सब कितना हो गया, 50-60%, 60% के आसपास इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, इन हाउस कर दी है यूक्रेन ने। तो ये भी एक तरीके का ड्रोन वाला पार्ट में ही आ जाता है, लेकिन मुझे ये लगा कि चाइना का अलग से बताना जरूरी है आपको। ये है ड्रोन की इकोसिस्टम से रिलेटेड ही है, लेकिन ये चाइना का डिपेंडेंसी कम हो गई है, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है यूक्रेन के लिए। एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो काफी लोगों ने दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप वो इसमें ले लो या अलग से ले लो, मैं पहले आपको बता देता हूं पॉइंट। वो क्या रहा है कि इस वॉर में अब ये मरना बहुत
स्टेल हो चुकी है। स्टेल मतलब कि एक जगह पे रुक गई है, इट्स बीन फ्रोजन नाउ। ना तो रशिया कोई ज्यादा एरिया और कवर कर पा रहा है, कुछ गांव धीरे धीरे ले लेता है। आजकल भी न्यूज आई है कि 2 गांव आज ले लिए, 3 गांव कल ले लिए, छोटे मोटे विलेजेस को कवर कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, लेकिन कोई बड़े एरिया को कैप्चर नहीं कर पा रहा रशिया आज। दूसरी बात, यूक्रेन अपने जो खोए हुए हिस्सा है उसको वापस नहीं ले पा रहा है। तो लोग इस चीज को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि यार ना किसी के लिए विन है ना किसी के लिए लूज है, क्योंकि ना रशिया एरिया का कैप्चर कर पा रहा है ना यूक्रेन अपने एरिया को वापसी ले पा रहा है। नहीं, मैं मानता हूं कि अगर दिस वॉर हैज बिकम स्टेल, इट इज अ बिग विन फॉर यूक्रेन एंड नॉट फॉर रशिया। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर एक सुपर पावर है जिसको हम एग्रेसर भी कह लेंगे, और ये है जो विक्टिम है और जो कमजोर भी है मिलिट्री वाइज तो कमजोर ही है ना ऑब्वियसली। अगर रशिया एरियाज को कवर नहीं कर पा रहा है और यूक्रेन, अब जो ये खोया हुआ, या मान के चले ये रशिया का एरिया है, ये यूक्रेन का एरिया है पूरा, और मान के चले ये रशिया ने एरिया ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। अब रशिया इसके आगे नहीं जा पा रहा है और यूक्रेन इसको नहीं ले पा रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन इसको रोकने में कामयाब हो रहा है, दैट इज अ बिग विन फॉर यूक्रेन। वाई? बिकॉज रशिया इज अ सुपर पावर बट यूक्रेन इज नॉट। उसने रशिया को रोक दिया, वो बहुत बड़ी जीत है यूक्रेन की, और it will consider a big loss for Russia and a big win for Ukraine. If this war has become stale in many areas, it already have, then it is a big win for Ukraine. और वो करने में कामयाब हो रहा है इस चीज को लेकर, और यही उसको, यूक्रेनियंस को और यूक्रेन की सेना को, इवन इसके प्रेसिडेंट को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है दैट वी आर एबल टू स्टॉप द रशियन फोर्सेस टू एंटर आवर एरिया नाउ। और आप मान के चलिए ये साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है वॉर के अंदर। अगर आपके सेना को एक बार ये पता लग जाए कि हाँ यार हमने तो रोक दिया उसको, तो पूरी की पूरी सेना और जी जान लगा देती है कि हाँ भाई हमने ये करना है, अब तो आज रोक दिया, कल भी रोकना है, परसों भी रोकना है। तो इट इज अ बिग फैक्टर दैट इज प्लेइंग इन राइट नाउ फॉर यूक्रेन, इन फेवर ऑफ यूक्रेन। अब इन सबके बाद मैं आपको अब एओजी की एनालिसिस में लेकर आता हूं कि एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स इस वॉर को लेकर क्या सोचती है कि ये वॉर कहां जा रही है। अगला पार्ट जो हमारा एनालिसिस है उसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस वॉर का रिजल्ट जो भी निकले, जब भी निकले, बट मेरा ये मानना है, अभी 2026 का जून चल रहा है, जुलाई शुरू हो गया ऑब्वियसली, मैं ऐसा मानता हूं कि 2026 में दिस वॉर विल कंक्लूड। क्या रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा, वो बात की बात है, उस चीज में बाद में बात करेंगे। लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि 2026 में कंक्लूड दिस वॉर। इसके काफी सारे रीजंस है, उसमें से एक रीजन तो ये यूएस और ईरान का वॉर, अभी हाल ही में ये रीजन जुड़ा है, क्योंकि अब यूएसए और ईरान इस वॉर को, अपनी वॉर को रोक चुके हैं। मैं बिल्कुल रोकना नहीं कहूंगा, लेकिन उसका स्केल बहुत लो आ गया। मतलब दिन में जहां इतने सारे अटैक्स होते थे, आज एक एक दो में रह गए हैं। और प्लस मिड टर्म्स हैं, प्लस वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो मिड टर्म्स में जाने वाले हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनको बहुत जीत तो मिली नहीं, बहुत बेकार हार ही मिली है इस एमओयू को लेकर। इस एमओयू को लेकर ही विल नाउ स्टार्ट प्रेशराइजिंग यूक्रेन एंड रशिया बोथ कि भाई अब आप इसको खत्म करिए। आप लिख लीजिए मेरी आज ये भविष्यवाणी, समझ लो, कुछ भी समझ लो, जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई में ये पुतिन के पीछे पड़ा रहेगा। ये आदमी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये पुतिन के पीछे पड़ा रहेगा। इस वॉर को खत्म करो, इस वॉर को खत्म करो, इस वॉर को खत्म करो। यूक्रेन के पीछे भी पड़ेगा, जेलेंस्की के पीछे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पुतिन के पीछे पड़ेगा, जेलेंस्की के पीछे भी पड़ेगा। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। तो सबसे पहला रीजन तो यही है, क्योंकि इनके बीच में एमओयू साइन हो चुका है, और एमओयू बहुत ही यूएसए के लिए बहुत बेकार हुआ है। मिड टर्म्स आ रहे हैं, तो ये प्रेशराइज करेगा पुतिन और जेलेंस्की को कि खत्म करो। तभी मैं सोच रहा हूं कि 2026 में कंक्लूड दिस वॉर। आई एम स्टिल सेइंग मे, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है दैट इट मे कंक्लूड इन 2026। ठीक है। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि क्योंकि यूक्रेन जो है कॉन्स्टेंटली रशिया पे, अब उसने अटैक अपने एग्रेसिवली शुरू कर दिए हैं और तेज शुरू कर दिए हैं। और रशिया, मैंने जितने भी नुकसान है आपको पिछली स्लाइड्स में सारा कुछ बता ही दिया है। स्केल अप तो
रशिया करेगा ऐसा मैं नहीं मानता। न्यूक्लियर तो भूल ही जाइए, न्यूक्लियर तो होना ही नहीं है। न्यूक्लियर वॉर इज नॉट पॉसिबल इन दिस वॉर, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वॉर, इन एनी वॉर न्यूक्लियर वॉर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर कंट्री जानती है जिसने भी एक बार न्यूक्लियर चला दिया इट इज डेथ टू दैट कंट्री, सिंपल सिंपल सी बात है। तो न्यूक्लियर इज नॉट पॉसिबल, बट स्केल अप नहीं होगा। इसी स्केल में अगर रशिया लड़ता रहा तो यूक्रेन तो वैसे ही नाक में दम करके बैठा हुआ है। तो कुछ दिनों में, 15 दिन, महीना, कुछ दिनों में, I don't think so that Russia will be sitting in front of Ukraine, but I think Russia with the help of USA may conclude this war, will sign an MOU। पिछली बार जैसे अलास्का में इन लोगों ने करने की कोशिश करी थी, पुतिन ने और यूएस के प्रेसिडेंट ने, तो I think that this time also something similar to that will happen and Russia and USA may sign some MOU between to end this war between Russia and Ukraine। What I think, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि स्केल अप करना रशिया के लिए मैं मानता हूं बहुत नुकसान की चीज हो रही है अब इस टाइम पर। तो मुझे नहीं लगता कि अब स्केल अप तो होगा, न्यूक्लियर तो भूल ही जाइए, लेकिन जो स्केल पे लड़ रहा है रशिया उससे ऊपर जाएगा वो भी बहुत मुझे मुश्किल लगता है। तो इस स्केल पे रहना नुकसान दे रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दे मे सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर टू एंड दिस वॉर, नॉट यूक्रेन एंड रशिया बट रशिया एंड यूएसए। ये दो रीजंस तो मैंने आपको बता ही दिए 2026 का। तो एक मेरे को चीज है जो मुझे पोस्ट वॉर के बारे में आपसे डिस्कस करनी है। एक चीज तो पोस्ट वॉर के लिए मेरे को एक बहुत जरूरी लगी आप लोगों को बताना, और वो पोस्ट वॉर की जो चीज है ना वो है यूक्रेन का ड्रोन इकोसिस्टम। यूक्रेन का जो ड्रोन इकोसिस्टम है ना, ये एक तो पोस्ट वॉर में भी और जो एमओयू या कुछ भी जो भी साइन होगा इन दोनों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें आज आप मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, रशिया और पुतिन इस पॉइंट को जरूर मेंशन करेगा अपने एमओयू में कि भाई यूक्रेन का जो ड्रोन इकोसिस्टम है ना इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। 100% इसको स्केल डाउन करने के लिए या पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इस एमओयू में ये जरूर डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि ये पोस्ट वॉर सिनेरियो में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यूक्रेन की आज मैंने आपको बताया कि 500 से ज्यादा कंपनीज ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। 500 से ज्यादा कंपनीज ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है यूक्रेन में। आप चलिए वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर टू में व्हेन जापान अटैक्ड यूएसए इन पर्ल हार्बर, पूरे के पूरे यूएसए के अंदर एक अलग सी पेट्रियोटिज्म जाग गया और सारी की सारी कंपनी सब लोगों ने मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। कुछ ने टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, मिसाइल बनानी शुरू कर दी, गन्स बनानी शुरू कर दी, अलग अलग चीजें। पूरे यूएसए में फैल गया ये चीज और पूरा यूएसए मिलकर डिफेंसिव इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर हो गया, खत्म हो गया, जापान सरेंडर कर लिया, जर्मनी सरेंडर कर लिया, जो भी हुआ खत्म, स्केनेरियो चेंज। अब हुआ क्या? सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन अब जो मिसाइल्स ऑलरेडी ये जो इक्विपमेंट्स बना रहे थे यूएसए के अंदर, उनका क्या? उनके लिए हो गई दिक्कत। उन्होंने कहा कि भाई अब हमने जो अपना पूरा इकोसिस्टम ही बना लिया है, इस कोई जिस कंपनी जो टैंक बनानी शुरू कर दिया उसने अपना इकोसिस्टम उसके आधार बना दिया, जिसने फायर आर्म्स बनाने शुरू कर दिया अपना इकोसिस्टम उस हिसाब से बना लिया। उन्होंने कहा अब हम अपने आप को चेंज कैसे करें एकदम से? प्रॉफिट भी बहुत मिलता था, ऑब्वियसली बहुत प्रॉफिट तो देती थी ना गवर्नमेंट। तो जितनी भी ये कंपनीज थी उन्होंने प्रेसिडेंट्स को लॉबीज करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई आपने किसी ना किसी वॉर में अपने आप को एंगेज रखना ही रखना है। एंड दैट इज द रीजन कि यूएसए इज ऑलवेज एंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ वॉर फॉर द पास्ट 70, 80, 90 ईयर्स, जितना भी है। They are engaged in some sort of war, all because of the reason that they have an ecosystem of building and manufacturing those missiles and everything, and they invest too much on missiles and जो भी है defensive equipments. Same will happen with Ukraine. Now Ukraine has invested too much in this drone ecosystem. If somewhat an MOU is signed between Ukraine and Russia, जो होगा ही होगा obviously, जब भी होगा 26 में होगा, मेरा मानना 26 है, 27 होगा, कभी तो होगा ना। तो whenever it happens, What about this drone ecosystem? इस ड्रोन इकोसिस्टम का क्या? ये जो 500 कंपनीज है जो ड्रोन बना रही है उसका क्या? एक्सपोर्ट कर लेगी? कितना एक्सपोर्ट कर लेगी भाई? आज बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो खुद से ही मैन्युफैक्चर करने पे ज्यादा भरोसा कर रही हैं। दे डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। लाइक यूक्रेन डिडंट गेट डिपेंडेंट ऑन चाइना, सो इज
अदर कंट्रीज आर ऑल्सो नॉट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तो यूक्रेन से कितना एक्सपोर्ट कर लेगा भाई? अब एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो खुद के पास रहेंगे, खुद के पास रहेंगे, दिमाग में कीड़ा रहेगा कि अपने लोगों को क्या बोलूं। उसके लोग बोलेंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, कि बोलेंगे कि भाई आप किसी वॉर में एंगेज करो अपने आप को, मैं क्या करूं, इस ड्रोन का सर पे मारूं। अगर वॉर में एंगेज करना है तो यूक्रेन एक कॉमन एनिमी बनाएगा, और उसको बनाने की जरूरत क्या है, उसके पास तो रेडीमेड एक एनिमी है, रशिया। तो पोस्ट वॉर दिस ड्रोन इकोसिस्टम ऑफ यूक्रेन विल बी अ बिगेस्ट हेडेक फॉर रशिया इन कमिंग ईयर्स इफ एमओयू में रशिया इसको इंक्लूड नहीं करता। तो ये मेरा बहुत बड़ा टेक है इस चीज को लेकर, आप लिख के ले लीजिए, या तो इस एमओयू में इस पॉइंट को डालेगा, अगर ये एमओयू में डालता नहीं है तो इट विल बिकम द बिगेस्ट हेडेक फॉर रशिया इन कमिंग ईयर्स। आशा करता हूं आपको अच्छे से इस यूक्रेन और रशिया की वॉर जो आज चल रही है किस स्टेज पर है वो अच्छे से मैं आपको समझा पाया हूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर महादेव।